सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू रेलवे एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का रेलवे एनटीपीसी का सीबीटी 2 एग्ज़ाम जो है 10 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट हो चुका है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग 10 जुलाई के इसी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था आज का कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से यक्षगान या कचिपुड़ी यक्षगान के नाम से जाना जाता है। तो वह है कचिपुड़ी। ठीक है, अगर आपको बता दें तो कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है, जो कि ऐतिहासिक रूप से यह एक लोकप्रिय नाट्य कला थी, जिसे कुचिपुड़ी यक्षगान या भागवत मेला नाटक के नाम से जाना जाता था। और 17वीं शताब्दी में सिद्धार्थ योगी ने इस नृत्य शैली को व्यवस्थित और परिष्कृत रूप दिया था। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड के लेखक कौन हैं, और कुछ इस तरीके से चार ऑप्शन आपके पास दिए गए थे। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा आर के नारायण, क्योंकि द गाइड वर्ष 1958 में आर के नारायण द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उत्कृष्ट साहित्यिक कृत्य के लिए उन्हें वर्ष 1960 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर आर के नारायण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में आपको मिसमैच देखने को मिल सकता है, बाकी सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन जो हमें प्राप्त हुए हैं ये आप लोगों के द्वारा ही भेजे गए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के अंतर्गत आने वाला अनुच्छेद 38 राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने वाली सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का निर्देश देता है। यहाँ पर अनुच्छेद 38 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय यानी यूएनडीआरआर ने वर्ष 2026 के लिए लचीलेपन की शुरुआत घर से होती है, ठीक है, यानी रेजिलेंस स्टार्ट एट होम को आधिकारिक थीम घोषित किया है। और इसका जो मुख्य फोकस था वह लोगों के घरों की सुरक्षा और स्थानीय परिवारों को आपदा तैयारियों की प्राथमिक इकाई बनाने पर है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन में मिल जाता है लचीलेपन की शुरुआत घर से होती है। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का अनिवार्य प्रावधान किया गया है। तो देखिए हमारे संविधान का अनुच्छेद जो 243 बी है वह पंचायतों का त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन प्रत्येक राज्य में, जैसे ग्राम पंचायत, फिर मध्यवर्ती, और यदि जनसंख्या 20 लाख से अधिक हो तो जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के गठन का अनिवार्य प्रावधान करता है। तो 243 बी, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि यदि कंप्यूटर में डाटा बदल जाता है तो उसे तुरंत अपडेटेड रूप में देखने के लिए मुख्य रूप से किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए उसके लिए स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल का यूज किया जाता है। आपको बता दें कि जो एमएस एक्सेल में फार्मूले और डायनेमिक सेल लिंक्स होते हैं, जब आप किसी एक सेल के डाटा बदलते हैं तो उससे जुड़े सभी कैलकुलेशन, चार्ट और रिपोर्ट तुरंत स्वतः अपडेट होकर स्क्रीन पर दिखाई देने लगती हैं। तो यहाँ पर आपका स्प्रेडशीट या एमएस एक्सेल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था
कि सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो देखिए सम्राट अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वह मुख्य भाषा प्राकृत थी, उसकी मुख्य भाषा जो है प्राकृत थी, जो उस समय के आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। जबकि भारत में मिले उनके अधिकांश अभिलेखों को लिखने के लिए मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया था और उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान वाले हिस्सों में कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी मिलते हैं, लेकिन मेन क्या है, ब्राह्मी लिपि जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राकृत जो है यहाँ पर ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि किस प्रकार के क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व तो अधिक पाया जाता है। तो देखिए जो हमारे पूर्वी एशिया क्षेत्र हैं जैसे चीन, जापान आदि के क्षेत्रों में अनुकूल जलवायु, उपजाऊ मैदानी भाग और जल की प्रचुरता और तीव्र औद्योगिक विकास के कारण जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है। इसके विपरीत मरुस्थल, घने जंगल जैसे अमेजन और अत्यधिक ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों में परिस्थितियां प्रतिकूल होने के कारण जनसंख्या घनत्व बहुत कम या विरल होती है। तो यहाँ पर पूर्वी एशिया आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी जिसे रॉ कहा जाता है, तो उसका नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में जो है पराग जैन को नया प्रमुख जो है चुना गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पराग जैन को भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी जिसे रॉ कहा जाता है, तो उसका नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह पंजाब कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा व खुफिया अभियानों जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्होंने सामंत, गोयल और रवि सिन्हा के बाद यह पदभार संभाला है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि इससे पहले जो है रॉ के प्रमुख कौन थे, तो सामंत थे और सामंत, गोयल और उसके बाद रवि सिन्हा और इनके बाद जो है अब पराग जैन को जो है नया प्रमुख बनाया गया है। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है और विदेशियों को नहीं। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान के कुछ मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं, जिसमें अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 शामिल हैं। इसलिए अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली स्वतंत्रताएं जैसे विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी विदेशियों को प्राप्त नहीं है, जबकि अनुच्छेद 14, 21 और 25 देश में रहने वाले नागरिकों को और विदेशी दोनों को जो है समान रूप से उपलब्ध हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह बी ऑप्शन होगा, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जो है विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि शांति विधेयक 2025 के तहत परमाणु क्षेत्र में संस्थागत निगरानी और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से किस बोर्ड को वैधानिक मान्यता यानी स्टेचुटरी रिकॉग्नाइजेशन प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है। वह है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB। देखिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन मूल रूप से 15 नवंबर 1983 को एक कार्यकारी आदेश के तहत किया गया था, जिसके पास पहले वैधानिक यानी कानूनी दर्जा नहीं था, लेकिन शांति विधेयक 2025 के तहत इसे वैधानिक मान्यता देने का प्रस्ताव किया गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि कलकत्ता जो कि कोलकाता में प्रसिद्ध मार्बल पैलेस का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो वह राजा राजेंद्र मलिक द्वारा कराया गया था। डिटेल में अगर बात करें तो कोलकाता के मार्बल पैलेस का निर्माण 1835 में राजा राजेंद्र मलिक द्वारा करवाया गया था और वह एक अमीर बंगाली व्यापारी और कला प्रेमी थे। यह महल अपनी शानदार स्थापत्य कला, संगमरमर की दीवारों और पश्चिमी मूर्तियों के विशाल संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था कि जब एक क्वथनली यानी बॉयलिंग ट्यूब में
लेड नाइट्रेट पाउडर को तेजी से गर्म किया जाता है तो भूरे रंग की गैस निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गर्म करने पर समान भूरी गैस देता है, जैसा कि यहाँ पर बॉइलिंग ट्यूब में होता है, तो वह है लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट की अगर बात करें तो इसको गर्म करने पर यह विघटित होकर लेड मोनोऑक्साइड यानी पीला अवशेष ऑक्सीजन और भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस बनाता है। अतः लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर यह भी भूरी गैस यहाँ से भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि वैश्विक स्तर पर आक्रामक पेड़ पौधों यानी इन्वेसिव प्लांट को नियंत्रित करने और उनमें पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने का कार्य जैव विविधता पर अभी समय यानी CBD द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर यह जिम्मेदारी मुख्य रूप से किस मंत्रालय की है? तो देखिए, भारत में जैव विविधता के संरक्षण, आक्रामक प्रजातियों के नियंत्रण और जैव विविधता पर अभिसमय की रणनीतियों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का नोडल कार्य मुख्य रूप से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बी ऑप्शन में मिल जाता है। तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी मात्रा में रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं की श्रृंखला होने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो देखिए, आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर पक्षियों की संख्या में गिरावट होती है, सभी पोषण स्तरों पर ऊर्जा का स्तर घटता है और अपघटक बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगर डिटेल की बात करें तो रासायनिक कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। जैव आवर्धन के कारण शीर्ष उपभोक्ताओं जैसे पक्षियों की संख्या में भारी गिरावट आती है और पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होने से ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है और मृत जीवों की संख्या बढ़ने से उन्हें नष्ट करने वाले अपघटक जो है बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2025 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने अगर देखा होगा तो यहाँ पर इसको करके आए होंगे, अगर नहीं देखा होगा तो हो सकता है आपसे ना हुआ हो। तो देखिए, आप लोगों को बता दें कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने जोएल टोकी फिलिप अगियन के पीटर हाबिट को वर्ष 2025 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें तकनीकी नवाचार और सृजनात्मक विनाश की शक्तियों द्वारा दीर्घकालिक आर्थिक विकास को गति देने के आर्थिक मॉडल और सिद्धांतों के लिए यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो पीटर हाबिट और फिलिप मतलब ये जो नाम है इन सभी को दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हाबिट को जो है दिया गया। तो हो सकता है आपके केस में एग्जाम में एक ही ऑप्शन में रहा होगा या दो रहे होंगे या फिर तीनों रहे होंगे। तो इन तीनों को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि कुद्रेमुख लौह अयस्क खदानें भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कुद्रेमुख पर्वत श्रृंखला कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले में स्थित है। यह क्षेत्र अपने विशाल मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार और खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है? यहाँ पर बता दिया गया कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले में स्थित है। तो यहाँ पर कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जल संभर यानी बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है? विकल्पों में ब्रह्मपुत्र शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र को शामिल नहीं किया गया था शायद आपके एग्जाम में। तो आपको बता दें कि भारत के भीतर गंगा नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है, जिसका लगभग जो है 8,61,452 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का कुल बेसिन बहुत बड़ा है, लेकिन उनका अधिकांश हिस्सा
तिब्बत, पाकिस्तान या चीन में आता है। भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर गंगा का बेसिन सबसे बड़ा विशाल है। तो यहाँ पर गंगा ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र विकल्प में शायद नहीं था। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन को अभी कल ही हम लोग डिस्कस किए थे, तो कल वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि इसको डिस्कस किए थे। तो कपास खेती के लिए जो है काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर बताया भी गया है कि काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें मिट्टी के कण अत्यधिक बारीक होते हैं और इसमें नमी यानी पानी को सोख कर रखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसे रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 भाग 3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें तो बी ऑप्शन में मिल जाता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 75(3) है यह स्पष्ट रूप से कहता है, इसमें प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, और यही भारत में संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य आधार है। यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो कुछ इतने क्वेश्चन हमारे पास मिल पाए हैं जिसको हमने आप लोगों से समक्ष डिस्कस किया। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें कितने क्वेश्चन जो है एक्यूरेट हूबहू आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, कितने नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के द्वारा ही भेजे गए हैं। अगर बात करें किसने भेजा है तो नीलम कुमारी ने ये क्वेश्चन भेजा था, और उन्हीं के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया, डिस्कशन किया। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट और साथ ही सभी एग्ज़ाम के सेम डे सेम शिफ्ट जैसे ही कंप्लीट होता है तो सल्यूशन आपको मिल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।